हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ। तो हमारा टॉपिक जो है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है। टॉपिक हमारा जो है वो इंडियाज़ रूल इन SAARC। As we have discussed earlier that SAARC, the South Asian Association for Regional Cooperation, was established in December 1985. There were 8 countries, there were 8 nations which constitute the SAARC। ये जो SAARC जो था वो 8 कंट्रीज़ मेंबर हैं इसमें। इसको हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। तो SAARC जो है विच वाज मेंट फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, मीन्स दीज कंट्री मेंबर्स जो थे, कंट्रीज़ जो थी, जो मेंबर्स थे, दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी, their other institutions। we have discussed earlier in detail कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, उन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए किया, ताकि उन हर कंट्री के अंदर जो है एक किस्म का डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। तो उसके लिए उनका कहीं न कहीं कल्चर, कहीं न कहीं उनकी बाउंड्रीज, कहीं न कहीं उनका जो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं किसी भी सोसाइटी के, वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो इसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जैसे मीन्स डेमोक्रेसी का बात लेके हम चले। सिर्फ इंडिया और श्रीलंका ने एक सिस्टम को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया, दूसरी जो मेंबर्स हैं उनमें कहीं पे अप्स एंड डाउन्स होता रहा डेमोक्रेसी को लेके। हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज, बट हियर टुडे वी विल डिस्कस द इंडियाज रूल, द इंडिया रूल इन SAARC, the South Asian Association for Regional Cooperation। What role is played by the India? What role is playing India in this SAARC nations? We will discuss that. There are so many points, there are so many activities by which we can say that India played a vital role in that. So India is still, India has been playing a vital role in the activities of the SAARC. To make this organization, to make this SAARC successful, India made constructive contributions। मीन्स इसको कामयाब होने के लिए, SAARC को कामयाब होने के लिए, SAARC नेशन को जो रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो एक लाहे अमल बनाया गया, जो भी रेजोल्यूशन जो भी बनाया गया इसके लिए कि क्या करना है, उसमें इंडिया ने जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया। कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशंस जो है वो इंडिया की हैं। इसमें इसकी हम जहाँ तक बात करें इसकी फाउंडिंग का, इसकी फाउंडेशन का, SAARC को कैसे लाया गया, इसको कैसे वजूद में लाया गया, how SAARC was established, how can be the members, these country members which are the members of the country, how they can be united, who play a vital role, all of them, all the countries play their own role in this, but the major role was played by the India। हम जहाँ तक कहेंगे कि इंडिया ने इसमें अच्छा खासा रोल निभाया है, और उस रोल को जहाँ तक उसका फंक्शनिंग ऑफ द SAARC है कि SAARC क्या काम करती है, SAARC
कौन कौन से मुद्दे को लेके कौन कौन से उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो सार्क चलाता है। तो इंडिया ने उसको कहीं न कहीं कंस्ट्रक्टिव वे में लेके गया है। इसको बढ़ाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया ने अपना रोल निभाया है। तो हम वही बात करेंगे कि दिस सार्क, जहाँ तक फाउंडेशन की बात करें, इंडिया ने जो है वो अपने एफर्ट्स दिए। इंडिया एफर्ट इन दिस सार्क वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस सार्क। उसके एफर्ट्स जो थे इन दिसंबर 1985 दिस सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड। इसको बनाया गया। इसमें इंडिया के एफर्ट्स थे इसको बनाने में। इंडिया ने इसमें जो है वो अपना किरदार निभाया है। उसमें इसको बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अपना किरदार निभाया है। विद व्यू टू प्रमोटिंग, उसका क्यों निभाया? क्योंकि ये इंडिया का सोचना था। इंडिया ने सोचा कि इससे हमारा जो कोऑपरेशन है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ नज़दीक आ सकती है, इसके साथ वो डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का, अगर हम एक अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छा राब्ता बनाएं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी एक्टिविटीज़ जो हम एक कंट्री में करें, अगर उसी एक्टिविटी को हम दूसरे के साथ शेयर करें, मीन्स कहीं न कहीं जो है वो इस सार्क में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा, कहीं पे इसको डेवलपमेंट हो सकता है। तो कहीं न कहीं इंडिया ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। फिर नेक्स्ट जो है अब जो सेकंड सार्क मीटिंग जो थी, सेकंड सार्क समिट, सेकंड जो सार्क समिट जो थी वाज हेल्ड इन बेंगलोर। वो बेंगलोर में हुई इन 1986। सेकंड सार्क समिट was held in Bangalore, or that summit was held under the chairmanship of the Prime Minister of late Rajiv Gandhi। हमारे राजीव गांधी जो थे वो उस समय के जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और उसकी जो है वो चेयरमैनशिप उसकी अंडर में उसी ने इस समिट को, इस कॉन्फ्रेंस को उसके अंडर जो चली गई। थर्ड जो है थर्ड जो है इंडिया का रोल जो है, इंडिया ने जो है इसके लिए अनाउंस किया ए ग्रांट ऑफ 1.50 लाख 150 lakhs। इंडिया ने अनाउंस किया कि मैं इस समिट के लिए, इसकी कॉन्फ्रेंसेस को, इसकी एक्टिविटीज़ को, सार्क की एक्टिविटीज़ को चलने के लिए इंडिया ने जो है अनाउंस किया ग्रांट ऑफ 150 lakhs फॉर द ईयर 1986 एंड 88। तो क्या हुआ कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ये ड्यूरिंग 1978-77 इंडिया अनाउंसिंग ए ग्रांट ऑफ 150 lakhs फॉर दिस सार्क। इसके लिए जो है उसने ग्रांट दी, पैसा दिया, 150 lakhs रुपीज़ जो है उसने सार्क एक्टिविटीज़ के लिए। सार्क में क्या एक्टिविटीज़ की जाए, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या किया जाए, इसका इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है उसने अनाउंस किया। पैकेज ऑफ 150 lakhs फॉर द सार्क 1987-88 के लिए उसने 150 lakhs जो है वो पैसा दिया ताकि इसको बढ़ाया जाए। ड्यूरिंग 1988 इंडिया ने ऑफर किया फूड ग्रेन्स, इसका जो
बैंक ऑफ फूड ग्रेन्स बनाया गया। दिस वाज द आइडिया ऑफ द इंडिया दैट कि वहाँ पे बैंक बनाया जाए फूड ग्रेन्स के लिए, ताकि जो भी जिस भी कंट्री को जो सार्क के मेंबर से whenever they needed they may take the food grains from the food banks. For this purpose India offered 1,53,200, इसके लिए 1,53,200 tons of food grains इंडिया ऑफर्ड। किसके लिए? कि जो सार्क नेशंस हैं, जब भी इन्हें जरूरत पड़े, जब भी इनकी भूखमरी का कोई भी कंट्री जो है वो शिकार हो जाए, तो इसने 1,53,200 टन फूड ग्रेन्स के जमा करवाए, इसलिए ताकि वो रिजर्व स्टॉक रहे सार्क नेशंस के लिए, वो रिजर्व स्टॉक रहे। उसने अब इतने जो है 1,53,200 टन फूड ग्रेन जो है वो जमा करवाए, ताकि इफ नीडेड, जब भी किसी नेशन को, जो भी सार्क के कंट्री मेंबर्स हैं, व्हेनेवर दे नीडेड दे विल टेक, चाहे वो कैसे ले, उसके लिए दूसरा लायामल बनाया गया। लेकिन इंडिया ने ऑफर किया, इंडिया ने दे दिया इतने टन्स जो है वो फूड ग्रेन्स के, उसने इसमें जमा कर लिया। नेक्स्ट इंडिया ने कंट्रीब्यूशन दे दिया 2 करोड़ ड्यूरिंग ईयर 1989-90। इंडिया अनाउंसेस द 2 करोड़ ऑफ ग्रांट। इंडिया ने सार्क ममालिक को, सार्क कंट्रीज को 2 करोड़, इंडिया ने 2 करोड़ जो है वो सार्क एक्टिविटीज के लिए पैसा दे दिया। इंडिया का अहम रोल ये था कि इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो सार्क एक्टिविटीज के लिए, क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या सार्क नेशंस जो है इसमें आगे इन ईयर्स में, इन सालों में 89-90 में वो क्या कौन सी एक्टिविटीज जो है चलेंगी, इसके लिए इंडिया अनाउंसेस ए कंट्रीब्यूशन। दैट वाज ए कंट्रीब्यूशन, मींस इंडिया की कंट्रीब्यूशन थी तो 2 करोड़ जो थी वो इंडिया की कंट्रीब्यूशन थी, ताकि वो सार्क नेशंस के जो है वो एक्टिविटीज चलती रही, उनमें कोई जो है कमी नहीं आए। फिर 6 जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने होस्ट की एक मीटिंग, जो नेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द members of these countries during 91 इंडिया का जो डेवलपमेंटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, उसने होस्ट की एक मीटिंग, उसने मेज़बानी की, उसने सारे कंट्री मेंबर्स के ममालिक जो थे उनके नेशनल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन थे, जो हर कंट्री मेंबर जो है मींस हमारे जो 8 कंट्री मेंबर्स थे, इंडिया ने होस्ट की और उनकी मेज़बानी की, उनको बुलाया और उनको जो है वो डेवलपमेंट के लिए एक बात की। मींस दिस वाज द अदर कंट्री, दूसरा चौथा। फिर इंडिया इन 1992 में क्या होता है कि इंडिया ने जो है फर्स्ट कल्चरल फेस्टिवल, मींस ये जो था कि इसको बढ़ाना था, कल्चर को फरोग देना था, उनको इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर करना था। मींस किसका कल्चर कैसा है, मींस देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज इन डिफरेंट कल्चर्स, मींस
कि वो शेयर करना चाहते थे। एक इसके लिए जो है वो कल्चरल जो है वो फेस्टिवल मुनक्कद किया गया। मीन्स आज जैसे हम ले लेंगे, अगर हम यहाँ एग्जांपल करें कि हम इस कल्चर को देखना चाहें, हमारे डिफरेंट कल्चर से, अपनी एरिया की हम बात करेंगे तो कल्चर वेरी करता है। एक कल्चर दूसरे कल्चर से अलग है। हमारा डोगरा कल्चर कश्मीरी कल्चर से अलग है। मीन्स व्हेन दे कल्चरल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, मीन्स दे आर कंडक्टेड, जहाँ कहीं भी का इनेकाद हो, these cultural festivals were hosted by at certain places, कहीं पे कोई इनकी मेज़बानी करे तो means कहीं न कहीं the others can be make aware of the cultures, means one can know the things, can things the qualities of the other culture, means intermixing हो जाता है और it is very essential। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरे की कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, उसको सीखना है, उसको देखना है, उसको फॉलो करना है। तो फॉर दिस पर्पस जो इनको जो सार्क नेशन से इनके कल्चरल जो फेस्टिवल हुआ पहला, तो दैट वाज होस्टेड बाय द इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर 1992 में इसको होस्ट किया, इंडिया ने किया। फिर देन द 8th सार्क समिट जो है आठवीं कॉन्फ्रेंस जो वाज हेल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग मई 1995। मई 1995 में 8th summit was held in Delhi। मीन्स आठवीं जो है सार्क समिट जो है, कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद दिल्ली में हुआ और हम मान लेते हैं कि ये दिस वाज अनदर ये जो है वो कंट्रीब्यूशन है। फिर ट्रेड फेयर हुआ सार्क का, ट्रेड फेयर इट वाज आल्सो होस्टेड बाय द इंडिया। इंडिया ने ही जो ट्रेड फेयर है ये भी दिल्ली में हुआ। ये जनवरी 1996 में हुआ, जनवरी 1996 में जो हुआ है, इसमें भी इंडिया ने इसमें अहम रोल अदा किया। तो इस जो भी था फ्री ट्रेड फेयर जो था, मेला था कि जो भी चीज़ें हम ट्रेड वो जो व्यापार है, जो चीज़ों का लेन देन है, खरीद फरोख्त है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में कैसे ले जाए, तो इसके लिए जो है वो पहला जो फर्स्ट ट्रेड जो हुआ फेयर, जो मेला हुआ पहला वाला, तो इंडिया ने ही उसको मतलब इंडिया ने ही उसको जो है वो होस्ट किया। टू बूस्ट द ट्रेड विद द रीजन, इंडिया हैज प्लेस्ड ओवर 200 प्रोडक्ट्स। इसको जो है इंडिया ने इसको बूस्ट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको तिजारत को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने अपने 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी जिन चीज़ों पे, उनमें से निकाल के तो इंडिया ने ऑफर किया कि वो जो इसके लिए मेरे 2000 प्रोडक्ट्स जो है उसने पेश किए और जिन पे बेन लगा था इन 7 कंट्रीज में, वो उनका तिजारत नहीं कर सकते थे, तो इंडिया ने इस फ्री ट्रेड इसके लिए जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को पेश किया। फिर नेक्स्ट इंडिया रिमूव्ड ऑल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो भी चीज़ों पे बैन होता है, आज भी हम देखते हैं कि कहीं चीज़ें जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आसानी के साथ नहीं भेजी जा सकती। आइदर किसी को टैक्स जो है वो लागू करना है या तो उन पे बैन है, लेकिन इंडिया ने ये सारा जो है 1 अगस्त 1998 में 1998 में 1998 में वो जो है इंडिया ने इन सारी चीज़ों उन पे जो बैन लगा था, इंडिया ने इसे उठा लिया। फिर अंडर द सेपिटा
SAPTA, SAPTA, ये जो है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एक है। अंडर SAPTA इंडिया ऑफर्ड ड्यूटी कंसेशन टू दी सार्क नेशंस ऑन 160, और जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जब बेचा जाता है या लिया जाता है, उसका खरीदी फरोख्त की जाती है, तो वो उस पे जो टैक्स उसको हटा दिया इंडिया ने। अपनी ऐसे 160 आइटम्स जो हैं वो उसने उस पे कंसेशन, उस पे वो जो है कोई टैक्स लागू नहीं होने दिया। फिर नेक्स्ट जो है इंडिया ऑफर टू कंक्लूड द बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट with those countries of the SAARC nations which are willing to move faster। मतलब उसने फिर एक ऐसा ऑप्शन रखा कि बाइलेटरल दो कोई सी भी SAARC नेशंस में कोई भी कंट्री जो है वो दोनों तरफ से अपनी चीज़ों को खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीज जो ज़्यादा विलिंग हो और जो इसको फास्टर, इसको बढ़ावा देना चाहे, तो उन कंट्रीज के साथ इंडिया ने जो है वो बायलेटरल, उसने इंडिया ने उन कंट्रीज के लिए एक ऑप्शन रखा, एक ऑफर रखा कि जो विलिंग है कि इसको फास्टर करना है फ्री ट्रेड को, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को, मींस वो कर सकते हैं। इंडिया हैज already free trade agreement with नेपाल एंड भूटान। जैसे भूटान और नेपाल के साथ जो है इंडिया के उससे पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे। जैसे उसने ये जो ऑफर रखा उससे पहले जो है वो इंडिया ने नेपाल और भूटान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुआहदा करके रखा था। फिर जो है इन 12 सार्क समिट, 12वीं समिट जो हुई सार्क समिट, वो उसमें इंडिया प्लेज्ड, एक कसम खाया, कसम निभाया कि वो कंट्रीब्यूट करेगा सार्क ममालिक के लिए, वो नेशन, एंड ही विल मेक द एफर्ट्स फॉर फ्रीइंग द रीजन्स फ्रॉम हंगर। मींस इफ देयर इज a food scarcity in any country of the SAARC nations, means किसी को अनाज में किल्लत है, कहीं के आवाम जो है फाका कशी का शिकार होती है, और ये जो इंडिया जो है, इंडिया ने उसके लिए प्लेज वादा दिया कि हम जो है इसको इससे फ्री करवाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है ये और उसकी 13वीं जो समिट थी, इस सार्क की जो 13वीं समिट थी, उसमें इंडिया ने ये किया, उसने कंक्रीट एफर्ट्स चलाना चाहा कि हम अपनी कंट्री को, अपने सार्क नेशंस को इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, हम एक दूसरी कंट्रीज के लिए एयरलाइंस की सहूलियात को बढ़ाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे, सार्क एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क यूनिवर्सिटीज़, मींस पूरी ये जो सार्क कंट्रीज हैं इनको ये मिल के हम यूनिवर्सिटीज़ का एहतिकाब करेंगे, जहाँ पे लोग जो है, जहाँ पे बच्चे जो हैं फ्रीली अपना वो जो है वो तालीम को जारी रख सकें। फिर वो जो लास्ट 14th सार्क समिट भी दिल्ली में हुआ, जो 4 सितंबर 2007 में अप्रैल 4 को हुआ। 14वीं वो जो थी 14th समिट जो थी सार्क की, वो दिल्ली में हुई और 4 अप्रैल 2007 को हुई। तो इट मीन्स फ्रॉम द अबव डिस्कशंस वी कैन कंक्लूड दैट द इंडिया हैज प्लेड ए वाइटल role, played a significant role in the SAARC nations। जो भी इसमें हुआ, कैसे हुआ, तो उसने SAARC नेशन को जो है अपलिफ्ट किया। SAARC जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में जो भी हुआ, इंडिया ने उसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है।
तो ये जो है ये सब कुछ इसके रिलेटेड था। मुझे लगता है कि आपने इसको समझा होगा। तो ज़्यादा हम नेक्स्ट में जो है वो इसकी बात करेंगे। तो आप इसको सुनेंगे। जहाँ तक कहीं आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप मुझे कमेंट में या तो लिख के आप मुझे कह सकते हैं कि हमें ऐसा है। तो ज़्यादा थैंक्स।